इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। छायावाद से संबंधित पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए छायावाद जो शब्द है इसका जो नामकरण था वो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। किसने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने, ये याद रखिएगा। अच्छा, मुकुटधर पांडे जी ने जो नामकरण किया था, ठीक है, उसका प्रारंभ कब से माना जाता है? वो 1920 से माना जाता है। अच्छा, इन्होंने किस पर्पज पर ये नाम दिया? तो देखिए इन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका नाम था हिंदी छायावाद। ठीक है, हिंदी छायावाद नाम से इन्होंने क्या किया था? एक निबंध लिखा था, जिसके कारण क्या है, इन्होंने छायावाद को छायावाद का नाम दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं छायावाद का जो समय सीमा कौन सी मानी गई है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी से ही हो जाएगा। 1918 से 1936 तक। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। 1918 से 1936 तक की जो समय सीमा मानी गई है। अच्छा, जो ये समय सीमा 1936 से 1918 से 1936 ही क्यों मानी गई? 1920 से 1935 क्यों नहीं मानी गई, या फिर 1920 नहीं मानी गई, 1930 से 1950 नहीं मानी गई? इसका कारण ये था कि देखिए किसी भी युग के अंदर जो वहाँ की प्रवृत्तियां हैं या गुण हैं, ठीक है, उसी के कारण ही किसी युग का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर क्या है, छायावाद की युग जो गुणों की जो प्रवृत्तियां थी वो कहाँ से शुरू हुई? जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना थी, वो रचना थी झरना। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी रचना थी? झरना, जो कब लिखी गई थी? 1918 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें जो डॉक्टर नागेंद्र की है, ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने भी जो छायावाद की समय सीमा मानी है 1918 से 1938 के बीच में मानी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। डॉक्टर नागेंद्र जी ने जो समय सीमा मानी है छायावाद की 1918 से 1938 मानी है। ठीक है, तो आपके काफी सारे क्वेश्चन एक ही प्रश्न में बन चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छायावाद में, हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अभी ये प्रश्न आपको बताया था। हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। छायावाद के कई मायनों में इनको जनक भी माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप वो भी नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। जैसे पूजा फल, पूजा फल नाम से इनकी रचना थी, इंपॉर्टेंट रचना है ये। परीक्षम नाम से एक निबंध भी लिखा था। ठीक है, परीक्षम नाम से इनका जो निबंध भी है। उसके बाद लक्ष्मा, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मा नाम से इन्होंने क्या है, एक अनुदित उपन्यास लिखा था। ठीक है, ये क्या है? उपन्यास है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने क्या है, जरूर याद करनी है। और इसके अलावा इन्होंने क्या है, इसके अलावा इन्होंने एक और रचना लिखी थी जो आपको हमेशा याद रखनी है। छायावाद और श्रेष्ठ निबंध। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में अक्सर आपसे क्या है
पूछी जा सकती हैं। इनका जन्म अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किस आलोचक ने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने क्या है, जो छायावाद को क्या है, एक विशेष तौर पर भावात्मक दृष्टिकोण से देखा है। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो बहुत सारे जो राइटर हैं जैसे राम कुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने भी अपने विचार क्या है छायावाद से संबंधित दिए हैं। तो आपको महत्वपूर्ण ये शब्द जो कहे गए हैं ये आपने याद रखने हैं। किसके द्वारा कहे गए थे? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। इन्होंने छायावाद का समय कब का माना है? 1918 से 1938 तक का माना है। ठीक है, कब का माना है? 1938 तक का। और वैसे अगर छायावाद की समय सीमा मानी जाती है तो 1900 कब की मानी जाती है? 1918 से 1900 कब की मानी जाती है? 36 के बीच में मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उदित है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह परिभाषा किसकी है? विकल्प है आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, राम कुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। जल्दी से सभी आंसर चयन करेंगे। क्या आंसर जाना चाहिए इसका? प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण जो रचनाएं निकल कर आती हैं उनमें एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कवित्री हैं जिनका नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, कौन सी रचना थी इनकी? यामा रचना थी। तो ये जो परिभाषा दी थी किसके द्वारा दी गई थी? महादेवी वर्मा जी के द्वारा ये परिभाषा दी थी। और इनका जो जन्म था 26 मार्च, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद। ठीक है, कौन सा है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका क्या है? जन्म हुआ था। तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा देखिए, इनके कई बार इनके पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। और माता का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है तो हेम रानी वर्मा था। जैसे लास्ट टाइम मास्टर कैडर का एग्जाम था तो उस एग्जाम में निराला जी की पत्नी का नाम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। कई बार क्या है, परीक्षा में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अगर इनके पति की बात करें तो इनके पति का नाम आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, गया भी है। इनके जो पति का नाम था स्वरूप नारायण, नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर, सही कर लीजिएगा, डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था? ये था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर बात करें इनके निधन की तो इनका जो निधन हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था, प्रयाग के अंदर। ये भी याद रखिएगा, कई बार आपसे क्या है पूछा जाता है। अच्छा, ज्यादातर अब प्रश्न जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं? आपसे इनकी शैली के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी शैली का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था? एक तो चित्र शैली का, इन्होंने चित्र शैली का प्रयोग बहुत ज्यादा किया। दूसरा इन्होंने क्या है, परगीत शैली, परगीत शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की, महादेवी वर्मा जी की रचनाओं की, तो आप नोट कर लीजिए, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, ये काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं।
दीपशिखा, यामा, सांध्य गीत। यामा जो रचना लिखी गई थी 1940 ईस्वी में लिखी गई थी। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इनके क्या है, कुछ अन्य रचनाएं भी कई बार पूछ ली जाती हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यह छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? जल्दी से चयन करेंगे, आंसर इसका क्या जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सी जाएगा। राम कुमार वर्मा जी के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। राम कुमार वर्मा जी के द्वारा ये लिखी गई थी। अगर हम बात करें एकांकी के जनक की, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार, एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अभी ये प्रश्न हमने किया है, आई थिंक रिपीट हुआ है। चलिए 6वां प्रश्न देखेंगे। 6वां प्रश्न देखिए, जब वेदना के आधार पर सहानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में छायावाद के नाम से अभिव्यक्त किया गया है। यह कथन किस व्यक्ति का है? जल्दी से चयन करेंगे, जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेंद्र या फिर शांति प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताएं, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे सहानुभूति है, यहां पर अभिव्यक्त है, अभिव्यक्ति नहीं अभिव्यक्त है, ये इसे भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में ये अभिव्यक्त नहीं है, इसे अभिहित कहा गया था। ठीक है, अभिहित कहा गया था, तो ये सही कर लीजिएगा। अच्छा, अगर जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित अगर आपको कुछ प्रश्न बने, जैसे इनका जन्म कब हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनका जन्म 30 जनवरी 1899 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर 1937 में इनकी क्या है, मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, ये इन्होंने हर एक चीज पर हर एक रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं मेन, ठीक है, उनमें ये महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार छायावाद के 3 त्रयी भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, छायावाद की स्थापना भी कह सकते हैं इनके द्वारा ही की गई, और इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। एक देखिए क्वेश्चन बनता है बहुत ही डिफरेंट सा, आपने शायद ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी ने जो शुरुआत में जो अपनी कविताएं लिखी थी, ठीक है, कविताएं जो लिखी थी इन्होंने शुरुआत में, तो ये किस जो भाषा में लिखी थी? तो ब्रज भाषा में, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रज भाषा में इन्होंने क्या है, शुरुआत में अपनी कविताएं लिखी थी, इसे भी याद रख लीजिएगा। इन्होंने सवैया छंद का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। अच्छा, अगर इनकी जो रचनाएं पूछी जाती हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे प्रेम पथिक, एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाने वाली रचना है। प्रेम पथिक, करुणालय, चित्राधार, चित्रधार नहीं है, चित्राधार है, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक जो रचना है इनकी है। करुणालय ज्यादातर पूछी जाती है, करुणालय इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इंपॉर्टेंट जो रचना है कामायनी, जल्दी से बताएंगे। कामायनी के
अंदर कितने सर्ग हैं? जल्दी से सभी बताएं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। बहुत बढ़िया, एक घूंट, बिल्कुल एक घूंट एकांकी भी इनकी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इनके जो कहानी संग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनके कौन से हैं? 3 उपन्यास माने जाते हैं, कंकाल, तितली और ईरावती। कौन से माने जाते हैं? कंकाल, तितली और ईरावती। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कहानी संग्रह है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कहानी संग्रह की एक ट्रिक आप बना सकते हैं, जैसे पैछा नाम से, ठीक है, PAI, इसको नोट कीजिएगा। आपको दोबारा से मैं लिख देता हूं, PAICHA, ठीक है। अब इस पे ट्रिक कैसे लगेगी इनके कहानी संग्रह जो याद रखने के लिए? देखिए, अगर छोटे बच्चे को हम पैसे देते हैं तो छोटा बच्चा क्या करता है, उन पैसों को प्रोनाउंस किस तरह से करता है? पैछा नाम से करता है, ठीक है, पैछा। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, शब्दों को उच्चारण करता है। अब हम इन्हीं जो शब्दों को लेकर क्या है, इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, उसको करेंगे। जैसे पी से क्या आएगा? प्रतिध्वनि, नोट कीजिएगा, प्रतिध्वनि, प से। फिर ए से क्या आएगा? अ से, नोट कर लीजिएगा, आंधी। आई से क्या आएगा? इंद्रजाल, क्या आएगा? इंद्रजाल। CH से आएगा छाया, ठीक है, क्या आएगा? CH से छाया आएगा। और A से क्या आ जाएगा? आकाशदीप। तो आपने क्या है, इस प्रकार से इनके जो कहानी संग्रह है इसे आपने याद करना है, बिल्कुल आसानी से आपको क्या है हो जाएगा। प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, छाया और आकाशदीप। बहुत बढ़िया, अपूर्ण उपन्यास है ईरावती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर जाएगा। इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर C, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा क्या है, ये जो शब्द थे वो कहे गए थे। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना एक इतिहास लिखा था, इतिहास ग्रंथ कौन सा था? जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी अवश्य थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस श्रेणी में मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक का है? जल्दी से चयन करेंगे, क्या आंसर जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या जाएगा? C सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये जो शब्द थे वो कहे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसके से? हजारी प्रसाद द्विवेदी से, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न क्या है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और देखिए, इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मास्टर कैडेट एग्जाम में भी पूछे गए थे। अगर हम बात करें इनके इतिहास ग्रंथों की, तो इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे, जो कि थे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। इसके अलावा इन्होंने क्या है, एक और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सूर साहित्य। ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए, एग्जाम में पिछली बार कुटज जो ललित निबंध के बारे में पूछा गया था, तो कुटज नाम से जो इनका ललित निबंध था, निबंध संग्रह था,
कौन सा था? कूटज ललित निबंध संग्रह था। इसके अलावा देखिए अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रभा, ये ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। विचार प्रभा नाम से क्या है प्रश्न बनता है। आलोक पर्व भी इनका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इनके उपन्यास आपसे पूछे गए हैं जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पौधा नाम से महत्वपूर्ण जो इनके क्या हैं रचनाएं हैं, जो उपन्यास हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उपन्यास नोट कर लीजिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पौधा। प्रश्न नंबर 9 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विरोध नहीं वरन रूढ़िवाद सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विरोध है। यह कथन किसका है? जल्दी से बताएं। देखिए डॉक्टर नागेंद्र जी की जो कथन थे उनको झूठा साबित करने, यानी कि ये मान लीजिए उनसे अलग जो अपनी क्या है एक कथन बना दिया, अपनी परिभाषा दे दी। तो ये किसने ये शब्द कहे थे? तो विकल्प नंबर जाएगा डी, रामविलास शर्मा जी के द्वारा क्या है ये जो शब्द थे वो कहे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब भी आपसे कोटेशन से संबंधित या फिर परिभाषाओं से संबंधित या विचारों से संबंधित या कथन से संबंधित प्रश्न आते तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद काव्य में नहीं है? आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 है। तो देखिए दोस्तों, छायावाद के अंदर रहस्यवाद की भावना है, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता भी है, अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता भी है, परंतु शोषण का विरोध नहीं है। जल्दी से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है शोषण के प्रति विद्रोह जो है वो किस में मिलता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे शोषण के प्रति विद्रोह किस युग में ज्यादातर मिलता है, या उसकी धारणा ही यही है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? जल्दी से बताएंगे। नंद दुलारे लाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र या फिर डॉक्टर चतुर्वेदी? क्या आंसर जाएगा? जल्दी से चयन करें। प्रश्न नंबर 11 क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये क्या है कथन कहे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? सर्वाधिक कटु आलोचक के बारे में आपसे पूछा गया है छायावाद के, तो कौन सा होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर जाना चाहिए, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित। महावीर प्रसाद द्विवेदी काफी इंपॉर्टेंट जो हिंदी साहित्य में अपना स्थान रखते थे, और इनका जो जन्म था वो राय बरेली में हुआ था। काफी अच्छे ये क्या थे कहानीकार और उपन्यासकार, निबंध आलोचक, काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और उन रचनाओं के अंदर अगर बात करें महत्वपूर्ण जो रचनाओं की, तो सबसे पहले तो देखिए इनका ज्यादातर क्वेश्चन बनता है वो कौन सा क्वेश्चन है? सरस्वती पत्रिका का संपादन। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने लगभग 17 वर्ष तक किया था। ये भी याद रखिएगा। कब से कब तक किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1900 जल्दी से बताएंगे 1903 ईस्वी से 1920 तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर आपसे क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आदिकाल को क्या नाम दिया है? बीज बपन काल। इसके अलावा देखिए काव्य मंजूषा नाम से भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये याद रखिएगा। गंगा लहरी, विनय विनोद, बिहार वाटिका नाम से इनकी जो रचना है। इसके अलावा क्या है कई बार जो एग्जाम में आपको पूछी जाती हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। वैज्ञानिक कोश
वैज्ञानिक कोश नाम से इनकी क्या है, रचना है। संपत्ति शास्त्र, ये मास्टर कैडर परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप चाहे आरपीएससी या फिर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं परीक्षाएं, तो वहां पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नाट्य शास्त्र, ये भी देख लीजिएगा, नाट्य शास्त्र नाम से भी इनकी एक रचना थी। इसके अलावा कौटिल्य कुठार, कौटिल्य कुठार नाम से इनकी रचना थी, ये भी याद रखिएगा। कालिदास की निरंकुशता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रसज्ञ रंजन नाम से भी ज्यादातर पूछी जाती है, रसज्ञ रंजन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में अक्सर क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित पूछी जाती हैं। द्विवेदी युग इनके नाम पर पड़ा था, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। निराला भी है, जयशंकर प्रसाद भी है, महादेवी वर्मा भी है। जल्दी से बताएं कौन नहीं है। बहुत बढ़िया। मुक्ति बोध नहीं है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ है? डिफरेंट सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? तो विकल्प क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? झरना, कानन कुसुम, आंसू या फिर उर्वशी? जल्दी से चयन करेंगे। खड़ी बोली का जो प्रथम कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो विकल्प बी जाएगा, कानन कुसुम। प्रसाद जी के द्वारा जो खड़ी बोली में प्रथम जो रचनाएं संग्रह था वो लिखा गया था। बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं रही हैं, जैसे उर्वशी नाम से भी इनकी क्या है, उर्वशी नोट कर लीजिएगा। उर्वशी नाम से इनका क्या है, चंपू काव्य है। ठीक है, अब ये चंपू काव्य कौन सा होता है? जहां पर गद्य और पद्य मिक्स होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 15। बहुत बढ़िया। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं कमायनी में। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में आपसे सर्गों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। कमायनी का प्रकाशन वर्ष कब है? कौन सा है? देखिए, जो कमायनी जो रचना थी वो कब लिखी गई थी? 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 है, जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कमायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? प्रेम पथिक, उर्वशी, अशोक की चिंता या फिर आंसू? चयन करेंगे जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? कमायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण जो जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कहा गया था? आंसर जाएगा विकल्प बी, उर्वशी को कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? ये ज्यादातर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। चयन करेंगे, कर्मालय है, प्रेम पथिक है, अंधा युग है या फिर अशोक की चिंता है? तो सही आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, करुणालय। हिंदी का जो प्रथम जो गीति नाट्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के। और कौन सी रचना है? करुणालय है। अगला प्रश्न देखिए, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? देखिए, सबसे लंबी कविताओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। निराला जी से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था।
कि निराला की सबसे लंबी कविता कौन सी है? तो राम की शक्ति पूजा थी। ठीक है, विकल्पों के अकॉर्डिंग जो मास्टर कैडर एग्जाम में पूछा गया था, टीजीटी पीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जाएगा, प्रलय की छाया। कौन सी है सबसे लंबी जो कविता है? प्रलय की छाया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, कामायनी को मानव चेतना का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? जल्दी से चयन करेंगे सभी के सभी, क्या आंसर जाना चाहिए? बहुत अच्छे, आचार्य नंद दुलारे लाल वाजपेयी के द्वारा क्या है ये जो शब्द थे कामायनी के लिए कहे गए थे। कामायनी को क्या कहा है? मानव चेतना का रसात्मक इतिहास। अगला देखिए, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। बुद्धि लिखा हुआ है, ठीक है, बद्धी लिखा गया है तो बुद्धि है। ये किसका है? जल्दी से बताएंगे। कामायनी में श्रद्धा का प्रतीक है तो वो हृदय का है। विकल्प क्या जाएगा? सी से ही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 23 है, कामायनी का सर्ग इनमें से कौन सा नहीं है? श्रद्धा, लज्जा, ईर्ष्या या फिर इच्छा? क्या आंसर जाना चाहिए? जल्दी से चयन करें। बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जाएगा, इच्छा नहीं है। बाकी देखिए, श्रद्धा, लज्जा, ईर्ष्या ये सभी क्या है? कामायनी के सर्ग माने जाते हैं, परंतु इच्छा नहीं माना जाता। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 23 है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? बताएं जल्दी से। साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ है? क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी से ही हो जाएगा, निराला जी का क्या है? सर्वाधिक विरोध हुआ है। निराला से संबंधित बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो इनके काव्य संग्रह से बनते हैं। ठीक है, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका नाम से इन्होंने क्या है काफ़ी रचनाएं लिखी। इनमें महत्वपूर्ण रचना है जैसे तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जो इनका क्या है काव्य संग्रह है। नए पत्ते नाम से भी इनकी रचना है। ठीक है, नए पत्ते निराले हो गए। तुलसीदास जी बिल्कुल निराले थे। आराधना नाम से निराले लोग ही आराधना करते हैं। अपरा नाम से भी इनकी रचना है। ठीक है, काव्य संग्रह है, ये पूछा जाता है। अनीमा नाम से भी पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अनामिका क्या है? अनामिका नाम से भी ये नोट कर लीजिएगा। अनामिका क्या है? भाग 1 और भाग 2 में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अनामिका क्या है? भाग 1 और भाग 2। अब जो भाग 2 है जो अनामिका का, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्या है जो अपनी कविता लिखी है, सबसे लंबी कविता राम की शक्ति पूजा, और सबसे जो शोकपूर्ण जो रचना थी सरोज स्मृति। तो ये दोनों रचनाएं किसमें लिखी गई थी? अनामिका के अंदर लिखी गई। ठीक है, अनामिका जो काव्य संग्रह है, दोबारा से देख लीजिए। अनामिका नोट कर लीजिएगा। अनामिका जो दूसरा संग्रह था, ठीक है, काव्य संग्रह था, इसके अंदर कौन सी रचनाएं जो इनकी शामिल है? सरोज नोट कर लीजिएगा, स्मृति, और इसके अलावा दूसरी है राम की शक्ति पूजा। तो ये दोनों रचनाएं हैं, ज़्यादातर क्या है एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कहीं आप इन्हें बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, सरोज क्या है इनकी पुत्री थी, इन्हीं के ऊपर इन्होंने क्या है, इनके ऊपर नहीं मतलब इनके लिए जो क्या है सरोज स्मृति नाम से जो रचना लिखी थी, इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने कौन से छंद का प्रयोग करना शुरू किया था, या कौन से छंद के जनक माने जाते हैं? तो मुक्तक छंद के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया। अप्सरा नाम से इनका उपन्यास है। कुल्ली भाट नाम से भी इनका उपन्यास है। चोटी की पकड़
काले कारनामे, इंदु लेखा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनका एक कहानी संग्रह भी पूछा जाता है, वो कौन से हैं? 2 कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है, एक है सुकुल की बीबी और चतुरी चमार। तो ये 2 याद रखिएगा। कहानी संग्रह कौन से हैं? सुकुल की बीबी क्या है? निराली है। चतुरी चमार निराली है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या है याद रखना है। प्रश्न 24 देखेंगे, निराला जी की पहली कविता कौन सी है? जल्दी से चयन करेंगे। निराला जी की पहली कविता आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए, जूही की कली, ठीक है। जूही की कली नाम से इनकी क्या है? प्रथम रचना है। और इसमें अश्लीलता होने के कारण क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या है अपनी जो पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बहुत ही आसान है परंतु काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? निराला जी के, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो विकल्प जाएगा ए, निराला, ठीक है। स्वच्छंद यानी कि मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? निराला जी ही माने जाते हैं। प्रश्न 27 देखेंगे, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? देखिए अभी प्रियंका जी ने इस प्रश्न का आंसर दिया था, तो ये कौन है? निराला जी की पुत्री हैं, ये याद रखिएगा। जल्दी से आप सभी ने बताना है निराला जी की पत्नी का नाम क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 है, निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका में अस्वीकृत कर दिया गया था? तो किस पत्रिका में अस्वीकृत किया गया था? बहुत बढ़िया, मनोहरा देवी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कई बार इसी प्रकार का जो प्रश्न है आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका थी जिसमें जूही की कली जो कविता थी उस पत्रिका को अस्वीकार कर दिया था। किस लिए किया गया था? क्योंकि इसमें अश्लीलता ज्यादा थी, ठीक है, ऐसा उनके संपादक का मानना था। प्रश्न 29 देखिए, राम की शक्ति पूजा का कथानक किस प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है? प्रश्न 29 है। देखिए राम की जो शक्ति पूजा का जो कथानक है वो सत्य की असत्य पर विजय के रूप में क्या है घोषित किया गया था, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, निराला की किस रचना में उनका आत्मचरित्र अभिव्यक्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रचना में इनका आत्मचरित्र अभिव्यक्त हुआ था? तो वो थी तुलसीदास। आपको अभी तुलसीदास से संबंधित मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट रचना है, ये याद रखिएगा। प्रश्न 31 देखिए, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? परिमल, शोकोच्छ्वास, गीतिका या फिर तुलसीदास? जल्दी से चयन करेंगे, क्या आंसर जाएगा जल्दी से बताएं। सबसे पहले देखिए परिमल, गीतिका और तुलसीदास, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों ही रचनाएं निराला जी की रचनाएं हैं, परंतु शोकोच्छ्वास ये इनकी रचना नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें जितने भी नए साथी चैनल से जुड़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए, आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आधुनिक जो नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। गोरखनाथ जी कौन थे? जल्दी से बताएंगे। जो 9 नाथ थे, ठीक है, 9 नाथ, नाथ कितने हैं? 9 नाथ। और सिद्ध कितने माने जाते हैं? सिद्ध माने जाते हैं 84। और गोरखनाथ क्या है? नाथ परंपरा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी संसार का सर्वाधिक शोक गीत माना जाता है? बताएं जल्दी से, कौन सा माना जाता है? बापू स्मृति, बेली, नए पत्ते या फिर सरोज स्मृति? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, विकल्प ए जाएगा
सरोज स्मृति को संसार का प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था? निराला जी के द्वारा लिखा गया था। किस लिए लिखा गया था? अपनी जो पुत्री है उसकी मृत्यु के बाद ये मतलब उस पर लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रश्न 34 देखिए, निराला जी का अंतिम काव्य संग्रह जो मृत्यु के उपरांत 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, कौन सा था वो? तो विकल्प जाएगा, विकल्प नंबर जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएं क्या आंसर जाएगा। विकल्प डी जाएगा, सांध्य काकली नाम से जो रचना थी इनकी, ठीक है, काव्य ग्रंथ था, वो 1969 ईस्वी में लिखा जो प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 है, सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी से संबंधित प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण जो स्तंभों में से आते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनको क्या है? पद्म भूषण जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, चिदम्बरा पर इनको मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं अपने जीवन काल में। तो इनकी जो पहली जो कविता थी वो कौन सी कविता थी? गिरजे का घंटा है। विकल्प क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की, तो ये याद रखिएगा, इन्होंने क्या है, मधुज्वाल नाम से क्या है, उमर खयाम की, ये याद रखिएगा, उमर खयाम की रुबाइयों का जो क्या है अनुवाद संग्रह निकाला था, इसे याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन जी के साथ इन्होंने कौन सी काव्य संग्रह या कविता संग्रह, काव्य नहीं कविता संग्रह लिखा था, तो कौन सा था? खादी के फूल। खादी के फूल। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, किन दो के द्वारा खादी के फूल नाम से रचना लिखी गई थी, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। इनकी अन्य रचनाएं बाणी, पल्लव, ठीक है, लोकायतन, कलबूड़ा चांद, चिदम्बरा, सत्यकाम, स्वर्ण किरण, युग युगांत, गुंजन, ग्राम्य, काफी ऐसी रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? विकल्प नंबर क्या जाएगा, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जाएगा, चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में क्या है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो याद रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना छायावाद युग की नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सी छायावाद युग की नहीं है। तो देखिए, पल्लव, गुंजन और वीणा, ये तीनों ही क्या है, छायावाद युग की हैं, परंतु लोकायतन नहीं है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। प्रश्न 38 देखिए, छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शब्दों का शिल्पी किसे कहा जाता है? निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा जी। देखिए, जब भी बात चलती है शब्दों के साथ खेलने की, तो पंत जी से अलग कोई भी नहीं था। पंत जी ने क्या है, महत्वपूर्ण जो रचनाएं लिखी हैं, इसी के कारण क्या है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी को क्या है, शब्द शिल्पी नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 है, सुमित्रानंदन पंत का संबंध किस पत्रिका से है? इंदु, मतवाला, रूपाव या फिर चांद? जल्दी से चयन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पूछा है, तो वो कौन सी है? रूपाव, ठीक है। इनका रूप क्या है? बहुत अच्छा है, ऐसे आप याद रखिएगा। तो आपको क्या है, सुमित्रानंदन
पंथ से संबंधित आपको क्या है, इनकी जो पत्रिका है उसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 है, इस काव्य में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय माना जाता है। जल्दी से बताएंगे कौन सी वो रचना है। प्रश्न नंबर 40 है, ग्रंथि है, पल्लव है, वीणा है या फिर युगांत है। क्या जाएगा आंसर? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, युगांत नाम से वो रचना है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत काव्याकृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अभी आपको बताया था, जल्दी से बताएं कौन सी वो रचना थी, काव्याकृति थी। चिदम्बरा के लिए तो इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा बताएंगे जल्दी से कौन सी रचना थी, यही थी या इसके अलावा कोई और थी? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, लोकायतन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की, बहुत बढ़िया। लोकायतन के लिए इन्हें क्या मिला था? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। कई बार क्या है जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप सभी ने याद रखना है इसे। अगला प्रश्न देखिए, पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये वाले प्रश्न आपको क्या है, जब एग्ज़ाम बिल्कुल घुमा कर देना होता है बोर्ड में, तब इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखने में आसान लगते हैं लेकिन परीक्षा में क्या है, बहुत मुश्किल होते हैं। विकल्प क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद। देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद से संबंधित, अभी रिसेंट जो पंजाब मास्टर कैडर एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न है पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं? बीना और गुंजन है, युगवाणी, ग्राम्य, पल्लव गुंजन या फिर ग्रंथि पल्लव। बताएं जल्दी से क्या आंसर जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी से ही हो जाएगा। क्या जाएगा? युगवाणी और ग्राम्य। क्या जाएगा? युगवाणी और ग्राम्य, विकल्प नंबर बी से ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, किस कवि के काव्य का कर्मिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? चलिए, प्रश्न नंबर 44 का आंसर आप सभी ने बताना है। किस कवि के काव्य का कर्मिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? तो विकल्प जाएगा ए, सुमित्रानंदन पंत जी के। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 45 है, हिंदी में नव चेतनावाद का प्रचारक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नव चेतनावाद के बारे में बात की गई है तो सुमित्रानंदन पंत जी माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत जी। सहज गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा संज्ञाओं से भरे हैं, कौन सी है ये? तो विकल्प नंबर ए जाएगा, महादेवी वर्मा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी से संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनके रेखा चित्र के बारे में भी पूछा जाता है, कौन से हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण भी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण। तो ये आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं महादेवी वर्मा जी से संबंधित। और कई बार क्या है, इनका जो ललित निबंध पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्षणदा नाम से इनका क्या है, ललित निबंध है। और श्रृंखला की कड़ियां नाम से भी इनका क्या है, निबंध है। और इन्होंने एक कहानी भी लिखी थी जिसका नाम था गिल्लू नाम था। ठीक है, अच्छा, और इनका क्या है, संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का जो संग्रह है, ठीक है, उन सभी को क्या नाम दिया है इन्होंने? हिमालय नाम दिया है। क्या नाम दिया है? हिमालय। ये याद रखिएगा। दोबारा से इसका आंसर सुन लीजिए, मैंने क्या अभी बताया है। संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का जो संग्रह है उसको क्या नाम दिया है? महादेवी वर्मा जी ने उसको नाम दिया है हिमालय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये किसके शब्द हैं? जल्दी से बताएं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 47 है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी के द्वारा ये शब्द कहे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस पर। अगला देखिए, प्रश्न 48 है,
यामा के लिए महादेवी वर्मा को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए इसके बाद क्या है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, संपूर्ण रचनाओं पर देना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? बताएं जल्दी से। छायावाद में जब रहस्यवाद की बात चलती है तो महादेवी वर्मा उनमें सबसे आगे आपको क्या है दिखाई पड़ती हैं। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी। अगला देखिए, महादेवी जी की जीवन भूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? देखिए जब भी क्या है, कोई भी जो रचनाकार हैं कोई भी रचनाएं लिखते हैं तो उनकी क्या है जीवन से संबंधित अभिव्यक्ति क्या है, किसी ना किसी रचना में, किसी ना किसी ग्रंथ में वो क्या है उसमें शामिल कर देते हैं। तो वो उसमें कौन सी है वो रचना? तो विकल्प जाएगा बी, सी। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी, सांध्या गीत। सांध्या गीत वो रचना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 51 है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? जल्दी से चयन करके बताएंगे क्या आंसर जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी से बारे में पूछा गया है तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा, कलाधर। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है मधु प्रसाद और रसिक नाम किस रचनाकार के हैं, जल्दी से बताएंगे अगर किसी को पता है। प्रश्न 52 देखिए, किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालिक काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उनके स्थान पर स्वच्छंदवाद का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? बताएंगे जल्दी से किसने माना है? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चन सिंह जी ने माना है। ठीक है, तो आपके लिए दो क्वेश्चन है, मार्शलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है और हरिवंश राय बच्चन जी को किसका प्रवर्तक माना जाता है? अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, हलावाद, बिल्कुल सही है। हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उमर खयाम की रुबाइयों का भी इन्होंने क्या है वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला मधुबाला नाम से इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मार्शलवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल जी माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, पंत जी को छायावाद का क्या माना जाता है? विष्णु माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 है, संपूर्ण छायावादी काव्य का एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? जल्दी से बताएंगे। कुकुरमुत्ता, अनामिका, राम की शक्ति पूजा या फिर तुलसीदास। प्रश्न नंबर 54 है, क्या आंसर जाएगा? 54 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। छायावाद की जो उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है वो राम की शक्ति पूजा माना जाता है। किसके द्वारा लिखी गई थी? निराला जी की, और निराला जी के द्वारा ये लिखी गई सबसे लंबी कविता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? बहुत ही डिफरेंट सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या आंसर जाएगा? देखिए जो इनकी रचना थी बेला, इसमें इन्होंने क्या है गजलों का भी प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 है, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी दलितों से संबंधित या इस प्रकार की रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी, नए पत्ते क्या हैं? बहुत निराले हैं, और इसमें क्या है इन्होंने दलितों की दयनीय दशा का चित्रण किया है। प्रश्न 57 देखेंगे, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो अभी हमने किया है यामा पर 1982 ईस्वी में क्या है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58 है, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन में प्रभावित रचना कौन सी है? जल्दी से बताएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन से रचनाकार थे। ठीक है, आप सभी ने ये भी बताना है। तो आपको पूछा गया है बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना,
तो रश्मि है, किसके द्वारा लिखी गई थी? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्किप मत कीजिएगा इस प्रश्न को, माइंड के अंदर इसको बिठा लीजिए। बौद्ध दर्शन कौन सी है? रश्मि। रश्मि क्या है? बौद्ध जी के दर्शन के लिए जाती है, ठीक है। किसके पास जाती है? महादेवी के पास। ऐसे आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न 59 देखेंगे, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। किसके द्वारा ये शब्द कहे गए थे? जल्दी से चयन करें, आंसर क्या जाएगा? देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, तो ये किसके द्वारा जो पंक्तियां लिखी गई थी? विकल्प हो जाएगा डी, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा क्या है ये पंक्तियां लिखी गई थी। देखिए ज्यादातर क्या है, सुमित्रानंदन पंत जी से संबंधित जो पंक्तियां हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनिफेस्टो किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। छायावाद का विकल्प ए जाएगा, पल्लव को कहा जाता है। अक्सर क्या है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा? क्या आंसर जाएगा? जल्दी से चयन करें। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बी सही हो जाएगा, पंत जी। अगला देखिए, प्रश्न 62 है, इनमें से कौन सी कृति महादेवी की संपूर्ण कविताओं का संकलन है? आपसे पूछा गया है महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताओं का संकलन, तो कौन सी है? विकल्प डी जाएगा, यामा है। अगला देखिए, चित्ररेखा किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर जाना चाहिए? जल्दी से चयन करें। बहुत बढ़िया, चित्ररेखा की बात की गई है तो राम कुमार वर्मा जी का, ठीक है। राम का क्या है, आपने चित्र बनाना है, तो ऐसे इसे याद रखिएगा। चित्ररेखा किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा जी की। इनकी कविताओं का संग्रह मधुकर्ण नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। विकल्प क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी की जो कविताओं का जो संग्रह है उसका क्या नाम दिया है? मधुकर्ण नाम दिया है, ठीक है। अगला देखिए, इनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म का निर्माण हुआ, कौन से हैं? बताएं जल्दी से। चित्ररेखा नाम से किसका जो उपन्यास था? बहुत बढ़िया, अभी आपने क्या है, चित्रलेखा है, चित्ररेखा किसकी है? चित्ररेखा जो नाम से रचना है वो राम कुमार वर्मा जी की है, लेकिन चित्रलेखा अगर आपसे पूछा जाएगा तो भगवती चरण वर्मा जी की है, ठीक है। क्या है? चित्रलेखा किसकी है? अगला प्रश्न देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी को सन 1972 में उर्वशी काव्य पर किस प्रकार का जो पुरस्कार मिला था? जल्दी से बताएंगे, कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। उर्वशी जो रचना थी किसके द्वारा लिखी गई थी? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 67 है, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि कौन माने जाते हैं? अब आपसे वीर रस के बारे में पूछा गया है, तो वीर रस अगर रीति काल का पूछा जाता है तो भूषण याद आते हैं, लेकिन अगर हम क्या है आधुनिक युग के अंदर वीर रस के श्रेष्ठ कवि मानते हैं तो वो किसे मानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी को मानते हैं। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी से ही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं इन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी। प्रश्न 68 है, इसके अलावा 2 प्रश्न ही रहे हैं, 3 प्रश्न, ठीक है। दिनकर जी का काव्य प्रबंध काव्य महाभारत के कर्ण को नायक बनाकर लिखा गया। जल्दी से बताएंगे, जो प्रबंध काव्य इनका लिखा गया था महाभारत के कर्ण को नायक बनाकर, इन्होंने कौन सा प्रबंध काव्य लिखा है? हाँ जी, जल्दी से बताएं। 68 क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया, रश्मि रथी जाएगा। विकल्प नंबर सी से ही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, 69 है, दिनकर जी का यह प्रबंध काव्य महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाना चाहिए?
देखिए, शांति पर्व से प्रभावित कौन सा प्रबंध काव्य है महाभारत से संबंधित, तो कौन सा है? विकल्प जाएगा सी, कुरुक्षेत्र। महत्वपूर्ण है ये, एग्जाम में अक्सर कुरुक्षेत्र से संबंधित क्या है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको दिनकर से संबंधित होता है तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। दिनकर जी की किस जो कविता है उसमें लिखा गया है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बताएं जल्दी से। किस कविता का शीर्षक है? हिमालय संदेश, जनतंत्र का जन्म, संचयिता या फिर हारे को हरिनाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं क्या आंसर जाएगा। वेट है आप सभी के आंसर की। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जाएगा जनतंत्र का जन्म। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 70 प्रश्न जो कि आप टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बेस्ट प्रश्न थे। होप सो आपके एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके जो सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद आप सभी का। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में जो कि 8 बजे शाम को होगी।